इस दुनिया में हम जो भी अनुभव करते हैं वो सब हम अपनी इंद्रियों की वजह से कर पाते हैं, जैसे स्वाद, सुगंध, छूना, सुनना और देखना। हमारे शरीर में मौजूद ये 5 इंद्रियां ही हमें इस दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराती हैं। अपनी इंद्रियों के द्वारा हम जो भी अनुभव करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा शरीर एक खास तरह की मशीन है जो अपनी इंद्रियों और दिमाग के जरिए इस दुनिया की सच्चाई को अनुभव करता है। तो क्या हमारा शरीर इस दुनिया को सच में अनुभव करता है या फिर हमारा दिमाग एक झूठी दुनिया को हमारे लिए सच बनाकर प्रस्तुत करता है? इस दुनिया में सच क्या है? क्या हमारी ये दुनिया एक भ्रम है? क्या हम जो सच्चाई अनुभव करते हैं वो एक मायाजाल है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। साल 1952 में चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें चूहों को एक भूल भुलैया में छोड़ा गया। चूहों का टास्क था कि उस भूल भुलैया को पार कर अपने खाने तक पहुंचा जाए। कुछ ही अटेम्प्ट्स के बाद चूहों को भूल भुलैया का रास्ता याद हो गया। चूहे भूल भुलैया में बिना भटके अपने खाने तक आसानी से पहुंचने लगे। रिसर्चर्स ने चूहों पर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। वो चूहों को सोने तो देते लेकिन उनको रैम स्टेज तक नहीं पहुंचने देते। आपको बता दें कि रैम हमारे सोने का चौथा चरण है। रैम स्टेज पर हम गहरी नींद में होते हैं और इसी स्टेज पर हम सपने देखते हैं। रैम स्टेज पर हमारी नींद इतनी गहरी होती है कि हमारा दिमाग अपनी थकान को दूर कर अपने आप को रिफ्रेश कर पाता है। चूहों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स चूहों को सोने तो दे रहे थे लेकिन उनको रैम स्टेज तक पहुंचने से पहले ही पानी डालकर जगा देते। पूरी तरह से नींद न लेने की वजह से चूहे पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाते। इस वजह से उनका दिमाग या तो कंफ्यूज हो जाता था या फिर ब्लैंक हो जाता था, जिसका नतीजा ये था कि चूहे भूल भुलैया के रास्तों को सही से नहीं परख पा रहे थे और अपने खाने तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी तो होता है। अगर हम कभी कभी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते जिस वजह से हमारा दिमाग अपने आप को रिफ्रेश नहीं कर पाता, नतीजन जागने के बाद भी हमारा दिमाग एक भ्रम से में रहता है। अगर हम लगातार 1 या 2 दिन तक ना सोएं तो हमारा दिमाग इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि हमारे लिए सच या झूठ में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। उस समय इस दुनिया की सच्चाई हमें एक भ्रम लगने लगती है। कुछ लोग ना सोने की वजह से हेलुसिनेशंस का शिकार हो जाते हैं। उन्हें अजीब तरह की चीजें दिखाई देने लगती हैं जिनका अस्तित्व सच में तो नहीं होता, लेकिन उनका दिमाग उन्हें उस तरह की रियलिटी को अनुभव कराता है जो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहने का मतलब हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हमें इस दुनिया की सच्चाई को दिखाती है और इस मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ होने से ही सच्चाई भी बदल जाती है। मतलब इस दुनिया में हम जो भी अनुभव करते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे दिमाग में पैदा हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हलचल होती है। तो क्या हमारे दिमाग में पैदा हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हलचल हमें एक रियल दुनिया का एहसास कराती है या फिर एक काल्पनिक दुनिया का एहसास? यह विषय एक डिबेट का विषय बन चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हम जिस सच्चाई का अनुभव करते हैं वो हमारा भ्रम होता है जिसे हमारा दिमाग पैदा करता है। असल में ये दुनिया एक मायाजाल है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कि ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है, तो इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स को जानना होगा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हमारी दुनिया मैथमेटिकली डिजाइंड है। पहला फैक्ट तो ये है कि हमारी पूरी दुनिया मैथमेटिकली डिजाइंड है। प्लैनेट्स की शेप से लेकर एटम की प्रॉपर्टीज तक, स्पेस टाइम से लेकर डायमेंशन तक सब कुछ मैथमेटिकली अरेंज्ड है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया को बनाने वाले ने गणित के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस दुनिया को बनाया है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो भी है वो सब एक प्लानिंग के तहत है। यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों को हिला दिया। जब वैज्ञानिकों ने 2 स्लिट से होकर इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने एक वेव की तरह बिहेव करते हुए वेव की ही तरह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। वैज्ञानिक हैरान थे कि एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कैसे कर सकता है। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए एक यंत्र के द्वारा उन पर नजर रखी
तब इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए पार्टिकुलर पैटर्न बनाया। मतलब इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि जब हम पार्टिकल्स को देख रहे होते हैं तब वो सॉलिड फॉर्म में नजर आते हैं, और जब पार्टिकल्स को नहीं देखा जाता तब वो एक संभावना बनकर ही रहेंगे, एक वेव की फॉर्म में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अनुसार जब हम इस दुनिया को देखते हैं तब हमें इस दुनिया के सच में होने का एक एहसास होता है, लेकिन जब हम इस दुनिया को नहीं देख रहे होते तब इस दुनिया के सच में होने की केवल एक संभावना होती है, और वो संभावना सच में तब बदलती है जब हम इसे देखें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम वीडियो गेम में मौजूद दुनिया का जितना भाग देखते हैं हमें केवल वही दिखाई देता है। हमारे पीछे जो चीजें मौजूद हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि गेम का जो भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा होता उसके अस्तित्व में होने की केवल संभावना होती है जब तक हम उसे ना देखें। वास्तव में गेम में हम जिस भाग को देखना चाहते हैं कंप्यूटर हमें केवल उसी भाग को रेंडर करके दिखाता है, और कंप्यूटर तब तक ना दिखाई देने वाले भाग को रेंडर नहीं करता जब तक हम उसको नहीं देखते। कंप्यूटर ऐसा इसलिए करता है ताकि कंप्यूटर के हार्डवेयर पर ज्यादा प्रेशर ना आए। तो क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह से काम करता है कि जब हम इस दुनिया को देखें तभी हमें इसकी सच्चाई नजर आए? हमारे यूनिवर्स के रूल्स। अगर आपने कभी कोई वीडियो गेम खेला है तो आपने महसूस किया होगा कि उस गेम में मौजूद कैरेक्टर को कुछ नियमों और दायरों में रहकर अपने टास्क को परफॉर्म करना होता है। जैसे गेम में मौजूद कैरेक्टर के भागने की मैक्सिमम स्पीड पहले से निर्धारित होती है। कैरेक्टर निर्धारित स्पीड से तेज नहीं दौड़ सकता। कैरेक्टर गेम में मौजूद दीवार से आर पार नहीं जा सकता। गेम के अंदर भी कैरेक्टर ग्रेविटी की वजह से जमीन से जुड़ा रहता है। कहने का मतलब गेम को हमारी रियल लाइफ की रियलिटी से जोड़ा जाता है। जो नियम हमारी रियल लाइफ में काम करते हैं वैसे ही नियमों को गेम के अंदर रखा जाता है ताकि गेम ज्यादा रियलिस्टिक लगे। गेम के इन नियमों को कंप्यूटर कोडिंग के द्वारा गेम डेवलपर्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो हमारी दुनिया को बनाने वाले ने पहले से ही कुछ नियमों को निर्धारित कर रखा है, और हमें हमेशा उन नियमों के बंधन में बंधे रहना है और हमेशा उन नियमों का पालन करना है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में ट्रेवल करने की स्पीड पहले से निर्धारित है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और इस स्पीड से केवल फोटोन यानी प्रकाश ही ट्रेवल कर सकता है। प्रकाश से तेज इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं चल सकता। हम अपने ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश की स्पीड लिमिट से ही भेज सकते हैं। आखिर क्यों ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज चलना असंभव है? अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इसमें ट्रेवल करने की रफ्तार निश्चित क्यों? ग्रेविटी भी ब्रह्मांड का एक ऐसा ही नियम है। ग्रेविटी हमेशा चीजों को अपनी ओर खींचती है। क्यों ग्रेविटी कभी चीजों को दूर नहीं धकेलती? ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत से नियम हैं जो पहले से ही निर्धारित हैं, और हमें हमेशा उन नियमों का पालन ही करना है। हम चाहकर भी ब्रह्मांड के नियमों को बदल नहीं सकते। ब्रह्मांड में पहले से निर्धारित नियम ये साबित करते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। जिस तरह से गेम डेवलपर्स गेम को एक योजनाबद्ध तरीके से बनाते हैं, जिसमें मौजूद कैरेक्टर महज एक कठपुतली की तरह काम करता है जिसका नियंत्रण किसी और के हाथ में होता है, उसी तरह ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया को बनाने वाले ने हमें एक कठपुतली की तरह बनाया है जिसमें हम केवल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सूक्ष्म पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। आप अपनी स्क्रीन पर अभी इस वीडियो को देख रहे हो जिसमें आप अलग अलग तरह के विजुअल्स को देख पा रहे हो। आपकी स्क्रीन आपको अलग अलग तरह के रंगों को दिखा रही है। आपको अपनी स्क्रीन पर चीजें मोशन में दिखाई दे रही हैं। क्या ये केवल एक भ्रम नहीं जो आपकी स्क्रीन पैदा कर रही है? क्या आप अपनी स्क्रीन पर जो भी देख रहे हो उसका अस्तित्व सच में है? आप अपनी स्क्रीन पर जिन विजुअल्स को मोशन में देख रहे हो वो तो महज एक इल्यूजन है जिसको आपकी स्क्रीन में लगे छोटे छोटे पिक्सल्स पैदा कर रहे हैं। दरअसल आपकी स्क्रीन में लगे पिक्सल्स को जिस कलर में ब्लिंक करने की कमांड मिल रही है वो उसी कमांड को फॉलो करते हुए ब्लिंक कर रहे हैं और हमारे लिए एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम जिन विजुअल्स को देख रहे हैं वो मोशन में हैं या अलग अलग रंगों के हैं।
अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो क्या हमारी दुनिया सूक्ष्म पार्टिकल्स के डांस का नतीजा नहीं? हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया सूक्ष्म पार्टिकल जैसे एटम से बनी है। एक पर्टिकुलर एटम को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर कुछ एटम्स आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाएं तो कई एटम्स के बने उस स्ट्रक्चर को हम देख भी पाते हैं और उसके कलर को भी डिफाइन कर पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम किस कलर का होता है तो आपका जवाब क्या होगा? दरअसल हम एटम के कलर को देख ही नहीं सकते, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है कि प्रकाश की वेवलेंथ भी उसके सामने बड़ी लगती है। लेकिन जब ज्यादा एटम्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में एटम्स का अरेंजमेंट ही डिसाइड करेगा कि उस स्ट्रक्चर का क्या कलर होगा। मतलब हम इस दुनिया में जितनी भी अलग अलग रंगों की चीजें देखते हैं वो सब एटम्स के अलग अलग अरेंजमेंट में जुड़े होने की वजह से होता है। तो क्या हमारी दुनिया हमारे लिए एक इल्यूजन नहीं? क्या एटम्स हमारे लिए रंगों और आकृति का भ्रम पैदा नहीं करते? क्या एटम्स को भी स्क्रीन के पिक्सेल्स की तरह कमांड मिलती है अलग अलग तरह के इल्यूजन पैदा करने के लिए? जो भी हो, बनाने वाले ने इस दुनिया को इस तरह से बनाया है कि एटम्स के द्वारा पैदा भ्रम भी हमें रियलिटी का अनुभव कराता है। इत्तेफाक। अगर हम कहें कि हमारी दुनिया में सब कुछ एक इत्तेफाक है तो वो बात हजम नहीं होती। हमारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने हमारी दुनिया को सोच समझकर बनाया है। हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो कि हमारी पृथ्वी एक गोल्डीलॉक्स जोन में है। शायद ये एक इत्तेफाक हो कि हमारी पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर भी नहीं कि ये ठंडी होकर जम जाए, या सूर्य के इतने पास भी नहीं कि इस पर सब कुछ जल जाए। पृथ्वी के गोल्डीलॉक्स जोन में होने की वजह से इस पर जीवन के लिए आइडियल कंडीशंस हैं। शायद पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी एक इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड से पृथ्वी की रक्षा करता है। अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो पृथ्वी पर अब तक सब कुछ जल चुका होता। पृथ्वी की ओजोन लेयर का होना भी एक इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह काम करती है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर मौजूद जीवन की रक्षा करती है। इत्तेफाक से पृथ्वी का एक चांद है जो पृथ्वी की धुरी को संभाले हुए है। अगर चांद ना होता तो पृथ्वी पर दिन और रात 24 घंटे के ना होते। चांद ना होता तो पृथ्वी पर ऋतुएं ना बदलती। इत्तेफाक से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन फला फूला है। इत्तेफाक से पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां होने के बावजूद भी इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो बुद्धिमान है। प्रकृति का सही तरीके से काम करना भी एक इत्तेफाक हो सकता है। हम जिस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पेड़ पौधे उसी को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे ही बहुत से इत्तेफाक हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन कायम है। अगर इनमें से सिर्फ एक इत्तेफाक के ना होने से ही पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान ना होता। अब सवाल ये है कि जीवन के लिए जरूरी वो सारी घटनाएं क्या महज इत्तेफाक हैं या फिर किसी ने इन सब को सोच समझकर बनाया है? हो सकता है कि ये सब इत्तेफाक हों जो इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारे ग्रह पर ही घट रहे हों, लेकिन इन सब इत्तेफाकों का एक साथ मिलना हजम नहीं होता। ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं लगते। ऐसा लगता है कि कोई तो है जिसने सोच समझकर इस दुनिया को डिजाइन किया है। ग्लिच। हम देखते हैं कि गेम डेवलपर्स कितना भी अच्छा गेम बना लें, लेकिन उस गेम में कहीं ना कोई एरर या ग्लिच जरूर रह जाती है जो समय समय पर देखने को मिलती है। हमारे ब्रह्मांड में भी हमें कभी कभी ग्लिच देखने के लिए मिल जाते हैं जो ये साबित करते हैं कि हमारी दुनिया किसी के द्वारा डिजाइन की गई है। अगर ब्रह्मांड किसी के द्वारा नहीं बनाया गया तो इसमें ग्लिच भी नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सच नहीं। समय समय पर हमें इस ब्रह्मांड में ग्लिच देखने को मिलते हैं, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, डेजावू जैसी घटनाएं, पैरेलल यूनिवर्स की घटनाएं। द मैंडेला इफेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 1980 में नेल्सन मंडेला की डेथ कवरेज टीवी पर देखी थी, लेकिन सच तो ये था कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में नहीं बल्कि 2013 में हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग ये दावा क्यों करते हैं कि नेल्सन मंडेला 1980 में ही मर चुके थे? क्या ये पैरेलल यूनिवर्स की घटना है?
ऐसी ही बहुत सी ग्लिच हैं जो समय समय पर हमारी दुनिया में देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें लोग टाइम स्लिप का अनुभव करते हैं, टाइम ट्रेवल का अनुभव करते हैं। ये सब घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि वीडियो गेम की तरह ही हमारी दुनिया का भी कोई डेवलपर है और हमारी दुनिया की प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं ग्लिच रह ही जाती है। मिसिंग एलियंस। हमने अभी तक अंतरिक्ष की खाक छान मारी है। आउटर स्पेस में हमने अभी तक बहुत से प्रोब भेजे हैं और एलियंस के लिए सिग्नल भेजे हैं, लेकिन हमें अभी तक किसी दूसरे ग्रह की सिविलाइजेशन का कोई भी सबूत नहीं मिला है। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के अलावा भी कई और ग्रहों पर जीवन होने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी हम आज तक एलियनों से नहीं मिल पाए। तो क्या इस दुनिया को बनाने वाले ने सिर्फ एक ही ग्रह पर सिविलाइजेशन को बनाया है? क्या बनाने वाले ने जिस डिवाइस के द्वारा इस दुनिया को बनाया है, उस डिवाइस में इतनी क्षमता नहीं कि एक ही दुनिया में 2 प्लानिटरी सिविलाइजेशन के लोड को वो डिवाइस झेल पाए? क्या हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक को कि क्या हम मैट्रिक्स में हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर गेम की तरह हो सकती है, जिसको किसी हाईली एडवांस्ड सभ्यता ने डिजाइन किया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाने वाले इलोन मस्क का मानना है कि हमारी दुनिया सिमुलेटेड हो सकती है। इलोन मस्क ने तर्क दिया कि अभी से सिर्फ 4 दशक पहले हमारे वीडियो गेम्स 2 रेक्टेंगल और 1 डॉट के सहारे खेले जाते थे, लेकिन आजकल के हमारे वीडियो गेम्स रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल हो चुकी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी जैसी दुनिया को अनुभव कर पा रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ यहाँ रुकने वाली नहीं। आने वाले समय में हम ऐसी सिमुलेटेड रियलिटी बना चुके होंगे कि सच और झूठ में अंतर कर पाना मुश्किल होगा। आने वाले समय में हम खुद के वर्चुअल ब्रह्मांड बना चुके होंगे। इलोन मस्क मानते हैं कि आने वाले समय में हम तकनीकी तौर पर इतने एडवांस हो चुके होंगे कि खुद की वर्चुअल दुनिया बना पाएं। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी वर्चुअल हो? इलोन मस्क का तो यहाँ तक मानना है कि इस बात की संभावना करोड़ों में 1 हो सकती है कि हमारी दुनिया असली हो। शायद आज हमें ये बात भले ही अजीब लगे या मजाक लगे, लेकिन जिस दिन हम अपनी खुद की सिमुलेटेड रियलिटी बना चुके होंगे, उस दिन हमें इस दुनिया के सिमुलेटेड होने का एहसास होगा। चलिए कुछ और तर्कों को देखते हैं जो ब्रह्मांड के सिमुलेटेड होने की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्मांड का जन्म। ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ। हमारा ब्रह्मांड कुछ नहीं से अस्तित्व में आया। बिग बैंग से पहले क्या था ये कोई नहीं जानता, चाहे प्राचीन ऋषियों का चिंतन हो या फिर आधुनिक वैज्ञानिकों के निष्कर्ष। लेकिन एक बात से दोनों ही सहमत होते हैं कि हमारा ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्राचीन ऋषियों ने तो इसे भगवान की इच्छा का परिणाम कहा, लेकिन 21वीं सदी के कुछ लोग मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कंप्यूटर के पावर बटन की तरह है। मतलब पावर बटन ऑन हुआ तो ब्रह्मांड नथिंग से समथिंग बन गया, और जैसे ही ये पावर बटन ऑफ होगा तो ब्रह्मांड फिर से समथिंग से नथिंग बन जाएगा। टाइम डायलेशन। हम सभी मानते हैं कि ज्यादा मास वाले पिंडों की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, और जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां समय भी धीमा हो जाता है। हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर कंप्यूटर के नजरिए से ब्लैक होल को ऐसी हैवी फाइल मान लें जिसके अंदर डेटा बहुत ज्यादा हो, जैसे कि कंप्यूटर में कोई बड़ी फाइल खोली जाती है तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो इस प्रोग्राम को रन कराते समय एरर क्यों नहीं आता? तो इसका जवाब है कि कुछ बच्चे जन्म से ही विकृत क्यों होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा बचपन से ही अपंग होता है, तो किसी किसी बच्चे के तो नाक और कान भी नहीं होते, तो कोई कोई तो अंधा ही पैदा होता है। शायद ये सब कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आने की वजह से ही हो। जो लोग इस बात से सहमत होते हैं कि ये सब एक मायाजाल है, उनका मानना है कि ऐसा ही मायाजाल हम भी बना सकते हैं। अगर हम ऐसा कंप्यूटर बना पाएं जो 10⁻16 ऑपरेशंस पर सेकंड अंजाम दे पाए, तो उस कंप्यूटर के द्वारा चेतनाशील वर्चुअल ब्रेन बनाया जा सकता है।
और अगर हमारा कंप्यूटर 10 टू द पावर 36 ऑपरेशंस पर सेकेंड अंजाम दे पाए तो हम पृथ्वी जैसा एक डिजिटल ग्रह भी तैयार कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि हम एक वीडियो गेम तैयार करके उसमें मौजूद कैरेक्टर को लिमिटेड सेंसेज वाली चेतना के साथ डिजाइन करें तो वीडियो गेम में मौजूद वो इंसान हमारी तरह ही सोचेगा और वीडियो गेम में मौजूद पृथ्वी को ही अपना घर समझेगा और हमेशा अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहेगा, जैसे कि हम अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहते हैं। रियलिस्टिक गेम्स। आज के हमारे कंप्यूटर गेम्स बहुत ही रियल लगते हैं। आजकल के गेम्स की दुनिया देखने में काफी रियल लगती है, लेकिन गेम्स की इस तरह की वर्चुअल रियलिटी का अनुभव ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से होता है। दरअसल कंप्यूटर गेम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कोड्स पर काम करता है, यानी जिसने गेम को बनाया है उसने इंफॉर्मेशन को नंबर्स के कोड्स के रूप में स्टोर किया है। यही कोड कंप्यूटर को बताते हैं कि गेम कैसे काम करेगा, दुनिया कैसी होगी और कैसे कैरेक्टर होंगे। इन्हीं कोड्स को ग्राफिक कार्ड प्रोसेस करता है और उसे एक पिक्चर के रूप में स्क्रीन पर बताता है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो। गेम को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए गेम्स में भी डेवलपर्स ब्रह्मांड के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं, जैसे ग्रेविटी या किसी भी वस्तु के आर पार ना जाना, यानी यूनिवर्स के रूल्स। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रह्मांड के जो नियम हैं उनको गेम्स में महज कुछ नंबर्स के द्वारा ही बनाया जा सकता है। अगर हम अपने ब्रह्मांड को देखें तो वैज्ञानिक भी हैरान होते हैं कि किस हद तक हमारा ब्रह्मांड नंबर्स पर आधारित है। नंबर्स हमारे ब्रह्मांड की भाषा हैं। क्या होता है जब आप गेम में नजदीक की चीजें देखते हो? नजदीक से देखने पर चीजें ज्यादा डिटेल में नजर आती हैं, जिसके लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है, और इसके उलट दूर से देखने पर वो बारीक डिटेल्स नहीं दिखते, इसलिए कम कंप्यूटिंग पावर में भी काम चल जाता है। बिल्कुल कंप्यूटर गेम्स की ही तरह हमें चीजें तभी दिखाई देती हैं जब हम उसे देखें, और जब हम उसे देख नहीं रहे होते तो वो चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस एग्जिस्ट करने की संभावना में रहती हैं, जिसको हम अभी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जान चुके हैं। ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन बिट। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन बिट की फॉर्म में स्टोर होती है। बिट एक बाइनरी डिजिट होती है जो इंफॉर्मेशन को नंबर के रूप में 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर करती है। कहने का मतलब कंप्यूटर में एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है। उसी तरह हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है प्लांक लेंथ। ब्रह्मांड में प्लांक लेंथ से छोटा कुछ भी नहीं। प्लांक लेंथ एक ऐसी दूरी है जहां पर ग्रेविटी और स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट काम नहीं करते। जो लोग सिमुलेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि प्लांक लेंथ ब्रह्मांड को बनाने वाला पिक्सल साइज्ड बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि कंप्यूटर में एक बिट इंफॉर्मेशन के समान है। क्या हमारी दुनिया सच में एक मैट्रिक्स है? क्या दुनिया सच में एक मायाजाल है? दरअसल हम सिमुलेशन में रह रहे हैं ये प्रूव करना ज्यादा आसान है, और हम सिमुलेशन में नहीं रह रहे इसको प्रूव करना ज्यादा कठिन है। लेकिन अगर ये दुनिया सच में सिमुलेटेड है, एक मायाजाल है, तो हम इस दुनिया के सिमुलेटेड होने के जो भी सबूत इकट्ठे करेंगे तो वो सबूत भी तो इसी मायाजाल का हिस्सा होंगे, एक भ्रम होंगे। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर ये दुनिया एक मायाजाल है तो इतने बड़े मायाजाल का रचयिता कौन है? क्या ये सब हमारी ही एडवांस जनरेशन ने बनाया है, या फिर किसी उन्नत एलियन सभ्यता ने, या फिर उस शक्ति का नाम भगवान है जिसने इस सब मायाजाल को रचा है? जैसा कि गीता में कृष्णा ने अर्जुन से कहा था कि ये जग मायाजाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं क्या ये वास्तविक है या फिर केवल एक भ्रम? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।